हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आशा करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे। तो अभी काफ़ी बच्चों के कमेंट आ रहे थे जिनका बी फार्मेसी लेटरल एंट्री का और बी टेक का लेटरल एंट्री का एक तरीके से काउंसलिंग का शेड्यूल है, उसके बारे में कमेंट आ रहे थे कि सर हमें उसके बारे में थोड़ा ब्रीफ कर दो। तो जिन भी बच्चों का बी फार्मेसी लेटरल एंट्री का काउंसलिंग है जो HPTU के थ्रू करवाई जा रही है, तो उसकी जो फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग है वो कब है आपकी 20 अगस्त को है, मतलब 20 अगस्त 2025 को उनका फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग है। अब इसमें जितने भी कैटेगरीज हैं, चाहे वो SC है, चाहे वो EWS है, चाहे वो जनरल के हैं, चाहे वो OBC के हैं, ठीक है। SC ST OBC जनरल इन सभी की एक ही दिन ही है और वो कब है आपकी जो आपकी 20 अगस्त 2025 को इनका क्या है फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग है। ओके, और इसके अलावा वैसे ही अगर उनको उसी दिन कोई सीट एलोकेट हो जाती है कॉलेज में, तो उनका जो लास्ट रिपोर्टिंग डे होगा वो कब होगा कॉलेज में पहुंचने का 22 तारीख तक होगा। तो ये क्या है उनका एक तरीके से जो शेड्यूल है वो बनाया गया है, किसके द्वारा, HPTU के द्वारा बनाया गया है। ये किसका है, ये आपका बी फार्मेसी के बच्चों का है। और वैसे ही जो बी टेक लेटरल एंट्री के बच्चे हैं उनका कब है, उनका 21 तारीख को है। इसमें भी सारी कैटेगरीज हैं, चाहे वो SC से है, ST से है, OBC से है, चाहे वो SC मेन से है, ST मेन से है, OBC मेन है, चाहे वो कोई भी कैटेगरी, जो सब कैटेगरीज होती हैं। जैसे सब कैटेगरी कौन कौन सी होती हैं, चाहे बच्चा डिफेंस से बिलोंग करता है, फ्रीडम फाइटर से बिलोंग करता है, फिजिकल चैलेंज कुछ बच्चे होते हैं, इसके अलावा स्पोर्ट्स के कुछ बच्चे होते हैं और बैकवर्ड एरिया के कुछ बच्चे होते हैं। ओके, तो इन सभी का जो है, अब ये जो शेड्यूल है वो किसका है, बी टेक का है। बी टेक का कब है, 21 तारीख को है। जो बी फार्मेसी लेटरल एंट्री के बच्चे हैं उनका 20 तारीख को है, और जो एक तरीके से बी टेक के लेटरल एंट्री के बच्चे हैं उनका कब शेड्यूल है, 21 तारीख को उनका शेड्यूल है। ओके, और वैसे ही जैसे बी फार्मेसी के लास्ट डे ऑफ रिपोर्टिंग कॉलेज कौन है, 22 तारीख को है। और वैसे ही जो आपकी बी टेक के बच्चों का है, लेटरल एंट्री के बच्चों का, उनका जो लास्ट रिपोर्टिंग डे है कॉलेज में पहुंचने का वो कब है, 23 अगस्त को है। ठीक है, ये तो है कुछ बेसिक जो एक तरीके से जो शेड्यूल है वो मैंने यहाँ पे बता दिया। इसके अलावा और बच्चों को क्या डाउट होते हैं कि सर जब हम जहाँ काउंसलिंग पे जाएंगे तो हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट क्या क्या आपको ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पे, तो एक चीज़ आपने याद रखना है कि आपने जो भी डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं उसके ओरिजिनल ज़रूर लेके जाने हैं। ठीक है, ओरिजिनल आपको डॉक्यूमेंट लेकर जाना है। ओरिजिनल आपका कौन से आ गया, आपका 10th का आ गया, आपका 12th का आ गया। इसके अलावा जो आपका बोनाफाइड आता है, ठीक है, बोनाफाइड को हम क्या बोलते हैं, डोमिसाइल भी बोलते हैं। ठीक है, डोमिसाइल लेके जाना है आपको अपना। इसके अलावा और कौन से, जैसे कई बच्चों के मान लेते हैं जो उनका कैरेक्टर सर्टिफिकेट आता है, ठीक है, ये आपको सारे ओरिजिनल लेके जाने हैं। और साथ क्या करना है, इन जितने भी मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ इनको आपको कम से कम कितने हैं, 4 to 5 क्या करनी है, ज़ेरॉक्स रखनी है इनको। ठीक है, जो 4 to 5 क्या करनी है आपने, इनकी फ़ोटोकॉपी रखनी है। ठीक है, ओरिजिनल तो आपने रखना ही है, प्लस आपने क्या करना है, 5 एक तरीके से फ़ोटोकॉपीज़ लेके जानी है हर एक डॉक्यूमेंट की, चाहे वो 10th का है, चाहे वो 12th का है, चाहे वो बोनाफाइड जो आपका डोमिसाइल है वो है, चाहे आपका करेक्टर सर्टिफिकेट है। क्योंकि होता ऐसा है कि जो आपके फ़ोटोकॉपीज़ हैं ये वहाँ पे आप जितने राउंड में पार्टिसिपेट करते हैं उतने राउंड में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आपको क्या करने पड़ते हैं, आपके डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ते हैं बार बार। ठीक है, इसको चलो मैं आगे थोड़ा ब्रीफ कर दूंगा कि कैसे आप पार्टिसिपेट करेंगे, कैसे पूरे पूरी काउंसलिंग शेड्यूल वो चलता है, काउंसलिंग कैसे होती है। पर अभी डॉक्यूमेंट की बात है तो आपको 10th 12th बोनाफाइड आपका करेक्टर का, ठीक है, इसके अलावा जो भी आपका डिप्लोमा के, ठीक है, क्योंकि डिप्लोमा के बच्चे हैं सारे के सारे, तो डिप्लोमा के आपकी 1 से लेकर जो आपका 8th, ठीक है, 8th आपका जो होता है सेमेस्टर तक, जितने भी आपके पास DMCs हैं, ठीक है, जो भी आपके पास DMCs होती हैं वो आपको ओरिजिनल लेके जानी है। ओरिजिनल के साथ क्या करनी है, साथ ही साथ उनकी वही सेम टू सेम 4 से 5 उनकी क्या रखनी है, आपको फ़ोटोकॉपीज़ भी रखनी है जितने भी आपकी DMCs होंगी। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको लेकर जानी है, क्योंकि वहाँ पे क्या हो रहा है, इनकी वजह से काफ़ी ऑब्जेक्शन लग रहे हैं। तो हो सके तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको लेके जानी है। और जो आपका करेक्टर सर्टिफिकेट है, ठीक है, ये भी अभी क्योंकि डिप्लोमा आपने पास किया है रिसेंटली, तो जो आपका कॉलेज के थ्रू ही जो आपको एलोकेट होता है वही आपको लेकर आना है। ठीक है, तो ये करेक्टर सर्टिफिकेट है। इसके अलावा कई बच्चे हैं जो बाहर से भी कुछ डॉक्यूमेंट बनाते हैं, तो उनको लेटेस्ट डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं। ठीक है, लेटेस्ट डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं। अब ये तो आ गया, चलो जर्नल जो एक तरीके से बच्चों को रिक्वायर्ड हैं, 10th 12th बोनाफाइड करेक्टर डिप्लोमा वगैरह की DMCs सारी ओरिजिनल, साथ में उनकी जो फ़ोटोकॉपीज़ हैं वो सारी की सारी उनको लेकर जानी है। तो ये हैं कुछ बेसिक चीज़ें। इसके अलावा जो जितने भी सब कैटेगरीज़ हैं, ठीक है, अब सब कैटेगरीज सबकी अलग अलग होती हैं। अब सब कैटेगरीज़ में क्या इशू आ रहा है कि कई बच्चे हैं जो EWS से बिलोंग करते हैं, ठीक है, कुछ बच्चे हैं जो EWS से बिलोंग करते हैं, पर जो उनका EWS का सर्टिफिकेट है
उसमें क्या दिक्कत आ रही है? एक तो दिक्कत आ रही है कि उनका ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है वो एक्सपायर हो गया है, ठीक है। अब एक्सपायर कैसे लगेगा पता? जब आप अपने ईडब्ल्यूएस के सर्टिफिकेट को टॉप पे यहाँ पे देखोगे, इस लोकेशन पे देखोगे, ठीक है। इसको मैं थोड़ा ब्लैक कर देता हूँ। यहाँ पे एक लिखा होगा फाइनेंशियल ईयर, एफ वाई करके लिखा होगा और वहाँ पे लिखा होगा 2024 और 25। तो अगर आपके पास भी इस टाइप का जो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है वो वहाँ पे एक तरीके से एक्सपायर्ड सर्टिफिकेट माना जाएगा। तो आपको क्या करना है, आपको लेटेस्ट सर्टिफिकेट लेके जाना है फाइनेंशियल ईयर का। उसमें क्या होगा, वहाँ पे आएगा फाइनेंशियल ईयर 2025-26, ठीक है। वो आपको लेटेस्ट बनाना है वहाँ पे। जैसे आपने ईडब्ल्यूएस का अपना पहले बनाया था वैसे ही क्या करना है, आपको एक लेटेस्ट ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनाना है। और वहाँ पे क्या है, जो फाइनेंशियल ईयर आएगा वो आएगा 2025-26, ठीक है। इसके अलावा ईडब्ल्यूएस में पहली चीज़ तो ये एक्सपायरी का एक तरीके से एक तरीके से बच्चों को क्या हो रहा है, एक्सपायरी की वजह से ऑब्जेक्शन लग रहा है बच्चों का। दूसरा पॉइंट आ रहा है बच्चों का कि एक तो चलो एक्सपायरी बच्चों ने कहीं होगी, ठीक है, पर दूसरा आ रहा है कि इनका इनकम का प्रूफ आता है, ठीक है, जो इनकम जो ईडब्ल्यूएस का जो सर्टिफिकेट बनता है वो आपको बनाना है लेस देन 4 लाख, ठीक है। लेस देन कितना बनाना है, 4 लाख का जो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है, उसकी मतलब जो भी आपका एनुअल इनकम है वो 4 लाख से कम है, ठीक है। तो ये वाला आपको जो है इस स्लैब के अंदर आपको अपना ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनाना है, क्योंकि काफ़ी बच्चे क्या करते हैं लेस देन 8 लाख बनाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है उनका ऑब्जेक्शन लगता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है ईडब्ल्यूएस का एक सर्टिफिकेट है वो आपको लेटेस्ट बनाना है फाइनेंशियल ईयर 2025-26 का। इसके अलावा जो आपका ईडब्ल्यूएस में जो इनकम है वो इनकम कितनी शो होनी चाहिए, लेस देन 4 लाख, ठीक है। लेस देन क्या होना चाहिए, 4 लाख आपको वहाँ पे ईडब्ल्यूएस के अंदर डिस्प्ले होनी चाहिए। तो ईडब्ल्यूएस का जो सबसे बेसिक जो बार बार एक तरीके से वो आ रहे थे, कॉन्फ्लिक्ट आ रहे थे एक काउंसलिंग के टाइम बच्चों को, तो ये एक कॉन्फ्लिक्ट यही था ईडब्ल्यूएस का। दूसरा क्या कॉन्फ्लिक्ट आता है बच्चों को, जो भी बच्चे हैं जिन्होंने एक्स्ट्रा एक तरीके से सब कैटेगरीज में अप्लाई किया है, चाहे वो डिफेंस है, ठीक है। अब डिफेंस है, चाहे वो स्पोर्ट्स के बच्चे हैं, ठीक है, चाहे वो मतलब डिफरेंट कैटेगरीज के हैं, जैसे रूरल बैकवर्ड एरिया, इनको क्या करने हैं, अपने सारे के सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लाने हैं साथ में, ठीक है। ओरिजिनल के साथ क्या करने हैं, वही सेम टू सेम कम से कम 5 क्या करनी है, हर एक डॉक्यूमेंट की फ़ोटोकॉपी अपने पास रखनी है, ठीक है। 5 फ़ोटोकॉपी तो अपने क्या करना है कि अपने वहाँ पे अपने पास रखनी है, चाहे वो डिफेंस का है, चाहे स्पोर्ट्स का है, चाहे रूरल बैकवर्ड एरिया का है। इसके अलावा जो भी आपके पास ओबीसी के कुछ सर्टिफिकेट बनते हैं, ठीक है, एससी के सर्टिफिकेट बनते हैं, एसटी के सर्टिफिकेट बनते हैं, तो ये सारे आपको ओरिजिनल लेकर जाने हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, जो भी सर्टिफिकेट हो वो लेटेस्ट सर्टिफिकेट हो। मतलब इन द एंड जो एक तरीके से कॉन्टेक्स्ट बताऊँ मैं कि सारा का सारा निचोड़ के आए कि जितने भी आपको डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं वो सारे लेटेस्ट डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, ताकि एडमिशन के टाइम या फिर काउंसलिंग के टाइम आपको कोई दिक्कत ना आए। क्योंकि वहाँ पे क्या करेंगे, जो भी कमेटी होगी, कमेटी द्वारा वहाँ पे ऑब्जेक्शन लगा दिया जाएगा कि इस बच्चे के पास डॉक्यूमेंट नहीं थे और इसके पास ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट नहीं था या फिर लेस देन का सर्टिफिकेट नहीं था। अगर वो कॉलेज में नहीं एक तरीके से प्रेजेंट करता है सर्टिफिकेट, तो उसका क्या होगा, एक तरीके से वो जो काउंसलिंग है या फिर उसकी जो सीट है वो डिस्कार्ड कर दी जाएगी और किसी और को एलोकेट कर दी जाएगी, ठीक है। तो ऐसे करके वो सिनेरियो होता है। तो उससे बेटर है आप अपने डॉक्यूमेंट है उन सभी का ओरिजिनल और जितने भी हो सके उन सभी डॉक्यूमेंट को लेटेस्ट डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, ठीक है। अब इतना तो सारे बच्चे अवेयर ही होते हैं कि लेटेस्ट डॉक्यूमेंट चाहे आपका बता दिया मैंने ईडब्ल्यूएस का है, चाहे इनकम का है, ठीक है। जितने भी कैटेगरीज होती हैं उन सभी के जो लेटेस्ट डॉक्यूमेंट बनते हैं वो सारे आपको लेटेस्ट डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, ठीक है। तो ये डाउट आया था। अब तीसरा इम्पोर्टेंट जो पॉइंट आता है कि काउंसलिंग कैसे होती है, ठीक है। अब काउंसलिंग होती कैसी है, तो इसके बारे में थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर देता हूँ कि काउंसलिंग एक्चुअल में स्टार्ट कैसी होती है। तो होता क्या है, जैसे जब आप काउंसलिंग के वहाँ पे जाएंगे, एचपीटीयू में जाएंगे, तो होता क्या है वहाँ पे, यहाँ पे एक तरीके से कुछ स्टाफ बैठे होंगे, ठीक है। यहाँ पे मान लेते हैं 2 टीचर यहाँ पे बैठे होंगे, ठीक है, 2 टीचर यहाँ पे होंगे, ठीक है, और यहाँ पे कुछ मेंबर होंगे आपके पास, ठीक है। अब इनका वर्किंग क्या है वो यहाँ पे मैं बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आ गया और यहाँ पे जो लास्ट में कुछ यहाँ पे 2 पर्सन होंगे। अब यहाँ पे इनकी वर्किंग क्या होती है, कैसे ये काम करते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। तो जैसे आप सबसे पहले आप एंटर करेंगे, ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पे ये डोर आ गया, यहाँ पे इस डोर से जैसे आप एंटर करेंगे और इस डोर से होगा क्या, इससे जस्ट पहले ये क्या होंगे, कमेटी आपको क्या देगी, काउंसलिंग का फॉर्म देगी,
ठीक है। सबसे पहले आपके पास क्या दिया जाएगा, एक काउंसलिंग को फिल करने का एक फॉर्म दिया जाएगा। ठीक है, ये फॉर्म एक छोटा सा फॉर्म होगा, जहाँ पे बेसिक डिटेल होगी, आपका नाम होगा, आपके फादर का नेम होगा, आपकी जो ग्रेजुएशन या डिप्लोमा की परसेंटाइल है वो कितनी है। ओके, इसके अलावा आप कौन सी कैटेगरी को बिलोंग करते हो। अगर आपने कोई सब कैटेगरी फिल करी है तो उस सब कैटेगरी के बारे में आपको वहाँ पे मेंशन करना है। तो ये कुछ बेसिक फॉर्म होगा जो आप इजीली वहाँ पे भर देंगे। इस फॉर्म के साथ आपको क्या क्या चीज़ें अटैच करनी है, अपनी 10th का सर्टिफिकेट, 12th का सर्टिफिकेट, इसके अलावा जो आपने काउंसलिंग का जो फॉर्म फिल किया है अपना, ठीक है, जो आपने काउंसलिंग का जो फॉर्म फिल किया होगा, ठीक है, काउंसलिंग का जो आपने फॉर्म फिल किया है वो आपने अटैच करना है। इसके अलावा अगर आपकी कोई सब कैटेगरी है तो सब कैटेगरी के डॉक्यूमेंट आपने लगाने हैं यहाँ पे। ठीक है, सब कैटेगरी डॉक्यूमेंट लगाने हैं। अगर आप मेन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, मतलब कोई भी सब कैटेगरी नहीं है आपकी, तो इसके अलावा 10th 12th काउंसलिंग फॉर्म आपका, और आपका करेक्टर सर्टिफिकेट, ठीक है, करेक्टर सर्टिफिकेट आपने लगाना है। इसके अलावा जिन अभी यहाँ पे देखो जितने भी, क्योंकि यहाँ पे बी फार्मेसी और बीटेक लेटरल की बच्चों की बात हो रही है, तो यहाँ पे इन्होंने क्या करना है, जितने भी उनकी डीएमसीज़ हैं, ठीक है, जैसे फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर जो आपकी अब तक मान लेते हैं 7 सेमेस्टर तक आ गई है, या फिर कई बच्चों की ऑनलाइन भी निकल जाती है 8 सेमेस्टर की, तो उनको क्या करना है, उनकी फ़ोटोकॉपी लगानी है। ठीक है, उनकी फ़ोटोकॉपी लगानी है। और डीएमसी ना हो तो उनको क्या करना है, अपना प्रोविज़नल, अगर कॉलेज से मिल जाए तो वेल एंड गुड है, तो प्रोविज़नल भी उनको क्या करना है, साथ ही साथ क्या करना है, उसकी फ़ोटोकॉपी भी वहाँ पे लगानी है। तो मतलब देखो, इस फॉर्म के साथ आप क्या क्या चीज़ें अटैच करेंगे अपनी, एक तो आप फॉर्म अटैच करेंगे 10th का 12th का, ये सारी फ़ोटोकॉपी आप अटैच करेंगे। पर इसके साथ आपको क्या करना है, वहाँ पे जो मेंबर हैं वो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी साथ में देखेंगे। तो 10th हो गया, 12th हो गया, काउंसलिंग का जो आपका फॉर्म है, इसके अलावा जो आपकी सब कैटेगरी के डॉक्यूमेंट है, आपका करेक्टर सर्टिफिकेट आता है, इसके अलावा आपका डीएमसी पूरी, मतलब फर्स्ट से लेकर 8 सेमेस्टर तक जितनी भी आपकी डीएमसीज़ हैं उन सभी की फ़ोटोकॉपी लगानी है। अगर प्रोविज़नल है तो वो भी आप ऐड कर सकते हो। इसके अलावा जो आपका फाइनल रिज़ल्ट है, ठीक है, जो आपका फाइनल रिज़ल्ट है, जो आपका डिप्लोमा का फाइनल रिज़ल्ट है, उसको भी आपको फ़ोटोकॉपी लगानी है वहाँ पे। ठीक है, तो ये सारा का सारा एक तरीके से सेट बनता है, वो सेट आपने क्या करना है, वहाँ पे लेके जाना है। तो जैसे आप क्या करेंगे कि यहाँ पे मैं एक बच्चे के बारे में बता रहा हूँ, तो जैसे मल्टीपल बच्चे होंगे, इन सभी का सेट कहाँ पे होगा, इन सभी का सेट बाहर ही कलेक्ट कर लिया जाएगा। मतलब बाहर एक पर्सन बैठे होंगे, ठीक है, वो बाहर आपसे क्या कर लेंगे, वो सारे के सारे फॉर्म आपसे कलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो ये सारे फॉर्म कलेक्ट करने के बाद कहाँ दे देंगे इनको, मतलब मेरिट के हिसाब से एडजस्ट करके यहाँ पे एक पर्सन बैठे होंगे, दो, इनके पास दे देंगे। ठीक है, और ये क्या करेंगे, 1 बाय 1 आपको माइक के थ्रू आपको क्या करेंगे, अंदर बुलाएंगे। ठीक है, आपकी मेरिट के बिहाफ पे या फिर आपका नाम लेकर आपको बुलाएंगे। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले इस सेक्शन पे जाना है, ठीक है, जहाँ पे माइक से आपको बुलाया जाएगा। ठीक है, आपकी मेरिट के बिहाफ पे फिर आपने क्या करना है, यहाँ पे लाइन में लग जाना है सभी ने। ठीक है, जो भी बच्चे होंगे वो यहाँ पे लाइन पे लग जाएंगे। तो 1 बाय 1 क्या होंगे, इन सभी की जो आपने फॉर्म दिए होंगे वो फॉर्म इन, मतलब जो कमेटी मेंबर होंगे इनके पास होंगे। ये आपके डॉक्यूमेंट्स चेक करेंगे, आपकी जो भी आपने 10th का लगाया है, 12th का लगाया है, और वही चीज़ देखेंगे कि आपने वैलिड लगाया है कि नहीं लगाया है, कि फाइनेंशियल ईयर पुराना है, नया है, कि जो आपके डॉक्यूमेंट है वो वैलिड हैं इस डेट तक की नहीं है। तो ये सारी चीज़ें तभी मैं आपको बोल रहा हूँ कि बाद में आपको कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट ना हो, तो उससे बेटर है आप जितना हो सके सारे के सारे डॉक्यूमेंट लेटेस्ट लेके जाने हैं आपने। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले आपके डॉक्यूमेंट चेक होंगे, ये दोनों सर वही करेंगे, डॉक्यूमेंट आपके चेक करेंगे, उसके बिहाफ पर यहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट को क्या कर देंगे, वो आगे भेज देंगे। मतलब यहाँ पे बेसिकली क्या होगा, आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको चेक किया जाएगा एक बार। ठीक है, चेक होने के बाद आगे 2 पर्सन्स और बैठे होंगे। यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको मिलेगी सीट। ठीक है, जो आपको जिस कॉलेज में, जिस ब्रांच में आपको, जैसे बी फार्मेसी है, इनका तो सीधा फंडा है कि इनको कोई कॉलेज एलोकेट होगा। ठीक है, पर बीटेक में क्या होता है कि बीटेक में कॉलेज के साथ कौन सी ब्रांच आपको लेनी है उसके बारे में पूछा जाएगा। ठीक है, तो इससे बेटर है, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है। तो आपको क्या करना है, जब भी आपने सीट कोई लेनी है, ठीक है, जो भी आपको सीट लेनी है, तो इससे पहले ही आप क्या करो, एक पेज के ऊपर अपना देख लो कि मुझे कोई कॉलेज लेना है। फॉर एग्जांपल किसी बच्चे को लेना है, कोई भी कॉलेज लेते हैं, कोई एम कॉलेज है, एम कॉलेज में उसको कोई एडमिशन लेनी है सीएससी में। ठीक है, अगर मान लेते हैं एम कॉलेज में सीएससी की सीटें ख़त्म हो गई हैं, तो उसको फर्स्ट प्रेफरेंस तो नहीं मिली, पर उसने सेकंड प्रेफरेंस लिख लिया, कोई मेरा एक्स कॉलेज है उसमें मुझे सीएससी मिल गया। तो अगर उसमें भी नहीं मिला तो थर्ड प्रेफरेंस वो रख ले कि कोई वाई कॉलेज है उसमें मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स मिल जाए, ईसीई मिल जाए। तो आपने क्या करना है, पहले से ही एक तरीके से लिस्ट बना के रख लेनी है कि अगर ये कॉलेज ने, इस कॉलेज में ये ब्रांच नहीं मिली, तो नेक्स्ट कॉलेज में पूछूंगा कि इस कॉलेज में ये ब्रांच है,
तो ऐसे करके एक तरीके से जब आपने अपनी लिस्टिंग करी होगी तो वहाँ पे जब आपसे एकदम से पूछेंगे जाकर कि आप ये बताओ, क्योंकि यहाँ पे एक सर बैठे होंगे, यहाँ पे आपसे पूछेंगे कि आप बताइए कि किस टाइप की आपको सीट चाहिए, किस कॉलेज में चाहिए, कौन सी ब्रांच में चाहिए। तो आप सीधा डायरेक्टली क्या करेंगे कि यहाँ पे जब फर्स्ट बच्चा होगा ये जाएगा इस लाइन में, नेक्स्ट लाइन में, ठीक है। तो यहाँ पे इससे पूछा जाएगा वही चीज़ कि कौन से आपको कॉलेज चाहिए। अगर बी फार्मेसी है तो उनको तो डायरेक्ट पूछा जाएगा कि कौन सा कॉलेज आपको चाहिए, और जो बी टेक के बच्चे होंगे उनको पूछा जाएगा कि कौन सा कॉलेज के साथ कौन सी ब्रांच आपको चाहिए, ठीक है। जैसे किसी को सीएससी चाहिए, किसी को इलेक्ट्रॉनिक्स चाहिए, और किसी को मैकेनिकल चाहिए, है ना, किसी को टेक्सटाइल चाहिए, तो वो सारी चीज़ें पूछी जाएंगी। तो इससे पहले ही ये बेटर है कि जो भी यहाँ पे एक तरीके से अपना फॉर्मेट कि आपको कौन सी सीट प्रेफर करनी है उसका एक तरीके से कागज़ में ही लिख के चला जाओ कि अगर मेरे को ये सीट नहीं मिली तो मुझे ये वाली सीट पूछूंगा, अगर ये भी नहीं मिली तो नेक्स्ट पूछूंगा, ये भी नहीं मिली तो मुझे नेक्स्ट, ही ऐसे करके मैं पूछूंगा। तो ऐसे करके क्या होता है कि वहाँ पे आप जल्दी जल्दी कोई अच्छी सी सीट प्रेफर कर पाते हो, क्योंकि वहाँ पे क्या हो रहा है कि काफ़ी बार भी मना कर रहे हैं कि आप फ़ोन वगैरह नहीं प्रेफर करोगे अंदर काउंसलिंग में, किसी को बुला नहीं सकते। तो इससे बेटर है कि आप अपना एक लिस्ट लेके चले जाओ कि अगर ये नहीं मिला तो मैं नेक्स्ट बेटर मेरे पास चॉइस ये है। तो ये सारी चीज़ें आपने घर पे ही डिस्कस कर लेनी है अपने पेरेंट्स के साथ कि अगर मुझे इस कॉलेज में ये नहीं मिला तो नेक्स्ट कॉलेज में मैं ये ब्रांच ले सकता हूँ कि नहीं ले सकता हूँ। तो ये सारी चीज़ें घर पे ही आपने डिस्कस करके आनी है। और यहाँ पे क्या करना है, जैसे वो पूछेंगे आपसे कौन सी आपको सीट चाहिए तो आपने बता देना कि इस कॉलेज में ये सीट है। अगर बोलेंगे नहीं है तो बोलेंगे कि आप इस कॉलेज में, क्योंकि आपने बताना है फिर मुझे इस कॉलेज में ये सीट बताइए है कि नहीं है। तो ऐसे करके क्या करेंगे, आपने वो सीट लेनी है। फॉर एग्जांपल आपको कोई सीट मिल गई, ठीक है, जो आपकी सेकंड नंबर मतलब फर्स्ट चॉइस अगर आपको नहीं मिली, पर आपको सेकंड चॉइस जैसे मिल गई तो आपने क्या करना है, सेकंड चॉइस को लेना है। तो सेकंड चॉइस लेने के बाद जैसे आप सेकंड लाइन में आएंगे, इसको मैं थोड़ा इरेज कर देता हूँ। तो जैसे आप सेकंड लाइन में आएंगे यहाँ पे, क्योंकि बच्चा जब सेकंड लाइन में होगा, इसने अपनी सीट ले ली, फॉर एग्जांपल ले लेते हैं एम कॉलेज था इसका, एम कॉलेज में इसने कोई ब्रांच ले ली सीएससी, ठीक है। इसकी जो सीट थी वो यहाँ पे इन्होंने क्या कर दी, बुक कर दी। तो बुक करवाने के बाद इनको नेक्स्ट लाइन में आना है जहाँ पे दूसरे सर बैठे होंगे, उस लाइन में आना है। वहाँ पे क्या होगा, इनकी बेसिकली एंट्री होगी, ठीक है। यहाँ पे बच्चा जैसे इसने सीट ले ली अपनी, कंफर्म कर ली, तो वो चला जाएगा नेक्स्ट लाइन में, ठीक है। तो नेक्स्ट लाइन में क्या करेंगे, यहाँ पे सर के आगे सिस्टम होगा, यहाँ पे सिस्टम है वो एंट्री करेंगे आपकी, बेसिकली जो भी आपने चीज़ें एक तरीके से करी हैं, जो आपको कॉलेज एलोकेट हुआ है वो एंट्री करी जाएगी आपकी, और बेसिक इन्फॉर्मेशन कोई पूछी जाएगी तो वो वहाँ पे आपसे एंट्री करवाएंगे। फिर एंट्री करवाने के बाद आप जाएंगे नेक्स्ट लाइन में, ठीक है। अब नेक्स्ट लाइन में हो सकता है कि एक सर बैठे हैं या फिर दो सर बैठे हैं, क्योंकि यहाँ पे होते हैं बेसिकली जो हमारे कमेटी के मेंबर सेक्रेटरी होते हैं। अब मेंबर सेक्रेटरी का मतलब क्या होता है, एक तरीके से हम समझ सकते हैं कि जितने भी मेंबर्स हैं उनको, उनके जो हेड हैं एक तरीके से वो यहाँ पे बैठे होते हैं। और मेंबर सेक्रेटरी के बाद एक मेन हेड आते हैं, वो यहाँ पे नहीं बैठे होते, वो बेसिकली एक अलग कमरे में बैठे होते हैं, उनको बोलते हैं हम चेयरमैन, ठीक है। तो जो लास्ट में आपको लेटर एलोकेट होता है ना, उस लेटर में जो लास्ट में साइन होते हैं वो चेयरमैन सर के होते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि जो सबसे हाईएस्ट पावर है वो किसकी है, यहाँ पे चेयरमैन सर की है। तो होता क्या है, जैसे आप मेंबर एक तरीके से मेंबर सेक्रेटरी के पास जाते हैं, वो फिर से जो भी आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो सारे के सारे चेक करते हैं। उनको अगर कोई कमी लगती है, जैसे मैंने कमियां बता दी क्या क्या कमियां आ रही हैं, तो वो सारी की सारी कमियां आपकी बताएंगे कि ये डॉक्यूमेंट एक्सपायर हो गया, ये आपने डॉक्यूमेंट क्यों नहीं लगाया है ना। तो ये सारी की सारी कमियां होती हैं जिसकी वजह से वो वहाँ पे ऑब्जेक्शन लिख देते हैं। जो आपको फॉर्म दिया होता है ना, वहाँ पे वो ऑब्जेक्शन लिख देते हैं कि जो EWS का सर्टिफिकेट है वो एक्सपायर हो गया है, अगर उसने कॉलेज में सबमिट नहीं करवाया तो इसकी जो सीट है वो ऑटोमेटिकली कैंसिल कर दी जाएगी, ठीक है। तो इससे बेटर है तो आप पहले जो डॉक्यूमेंट है उनको तैयार रखें जाने से पहले। और जैसे ही मेंबर सेक्रेटरी आपका फॉर्म एक तरीके से कर लेंगे, चेक कर लेंगे पूरे पूरे डॉक्यूमेंट, तो ये आपका फॉर्म आगे पास कर देंगे नेक्स्ट पर्सन्स को। अब नेक्स्ट पर्सन्स कौन सी होती है, पेमेंट कमेटी होती है। अब पेमेंट कमेटी का काम क्या होगा, वो आपसे काउंसलिंग की फ़ीस कलेक्ट करेंगे कि आपकी जो काउंसलिंग की फ़ीस कितनी लगेगी। यहाँ पे याद रखना, आपकी जो फ़ीस होगी वो ऑनलाइन होगी, या फिर आप अपने कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हैं। और मोस्टली जो गूगल पे वगैरह या फ़ोन पे वगैरह से बच्चे पेमेंट कर रहे हैं। और पेमेंट कितनी हो रही है यहाँ पे, 3000 यहाँ पे उनकी पेमेंट होगी, ठीक है। अब ये 3000 होती है नॉन रिफंडेबल। मतलब होता है क्या है नॉन रिफंडेबल का, अगर आप काउंसलिंग एक टाइम अटैम्प्ट करो, चाहे आप मल्टीपल टाइम अटैम्प्ट करो, आपकी जो काउंसलिंग की फ़ीस होगी वो 3000 एक बार ही लगेगी, बार बार नहीं लगेगी, ये मतलब होता है इसका। और ये नॉन रिफंडेबल होता है कि आपने एक बार पेमेंट कर दी तो ये रिफ़ंड नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि ये काउंसलिंग की फ़ीस होती है। तो जैसे आप पेमेंट कर देंगे, तो पेमेंट करने के बाद जो यहाँ पे जो फर्स्ट बच्चा था जिसका पूरा का पूरा सिनेरियो ख़त्म हो गया, अब वो उसको क्या बोलेंगे कि आप बेटा थोड़ी देर बैठो जाके, हम आपको बुला लेंगे। तो यहाँ पे कुर्सियाँ लगी होंगी काफ़ी ज़्यादा,
तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जाके यहाँ पे बैठ जाना है, किसी भी कुर्सी पे जाके आपको यहाँ पे बैठ जाना है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, बेसिकली आपका जो भी लेटर वगैरह है वो टाइप वगैरह किया जाता है कि आपको ये कॉलेज मिला है, ये ब्रांच आपको मिली है। ठीक है, और उसके बाद जो आपके लेटर इशू होने के बाद कहाँ जाते हैं, चेयरमैन सर के पास जाते हैं लास्टली। चेयरमैन सर फिर आपके डॉक्यूमेंट वगैरह अपने एंड पे वेरीफाई करते हैं। फिर अगर आपकी सारी चीज़ें उनको ठीक लगती हैं तो आपको जो फाइनल लेटर होता है, जहाँ पे सारी चीज़ें लिखी होती हैं कि आपको किस कैटेगरी के अंदर आप मिला है, कौन सा आपको कॉलेज मिला है, किस तारीख तक आपने कॉलेज में रिपोर्ट करना है, वो सारी चीज़ें लिखी होती है। लास्ट में चेयरमैन सर के क्या होते हैं, वहाँ पे साइन होते हैं। ठीक है, तो ऐसे करके पूरी की पूरी जो काउंसलिंग है वो एक तरीके से स्मूथली वर्क करती है कि आपको फर्स्ट टाइम पे यहाँ पे जाएंगे, एंटर करेंगे, डॉक्यूमेंट देंगे, डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाएंगे। फिर नेक्स्ट आपको जो आपकी डिज़ायर्ड सीट है उसके बारे में आपको सीट वहाँ पे दी जाएगी। उसके बाद जो मेंबर्स होते हैं, जो मेंबर सेक्रेटरी होते हैं, वो आपके डॉक्यूमेंट फिर चेक करते हैं, वेरीफाई करते हैं कि डॉक्यूमेंट ठीक हैं कि नहीं है। उनको ठीक लगते हैं तो ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्शन होता है वो वहाँ पे लिख देते हैं। ऑब्जेक्शन होने के बाद नेक्स्ट जो आपका फॉर्म है वो पेमेंट कमेटी को पास कर दिया जाता है। ठीक है, आपने कुछ नहीं करना है, आपने बस खड़े होना है एक लाइन से दूसरी लाइन, बाकी सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली होती जाती हैं। ठीक है, उसके बाद लास्ट में आप क्या करते हो, पेमेंट करते हो। पेमेंट होने के बाद आप बैठते हो, फिर आधा घंटा या फिर जितने भी 20-25 मिनट लगते हैं, कई बार थोड़ा डिले भी हो जाता है तो अप्रोक्सीमेटली 1 आवर रख लेते हैं। तो 1 घंटे के बाद आपको क्या होगा, 1 या आधे घंटे के बाद आपको आपको बुलाया जाएगा। यहाँ पे जो लास्ट में सर बैठे होंगे आपको बुलाएंगे बाय नेम और बोलेंगे यहाँ पे अपना जो है लेटर ले जाओ। ठीक है, लेटर आप लेंगे, साथ में वहाँ पे एक रजिस्टर होगा, वहाँ पे अपने साइन करेंगे और ये लेटर लेकर आप जाएंगे कहाँ पे, अपने जो आपको कॉलेज वहाँ पे एलोकेट होगा। तो ऐसे करके पूरी की पूरी जो काउंसलिंग है वो वर्क करती है। ठीक है, इसके अलावा आपको और कुछ डाउट आता है आपके मन में है कि सर मुझे इसके बारे में बताओ कि मुझे क्या और एक्स्ट्रा चीज़ें जो समझ नहीं आ रही हैं उसके बारे में अगर कुछ पूछना है तो वो मुझसे अभी आप पूछ सकते हो कमेंट करके। ठीक है, कि आपका 20 तारीख को तो मैंने वो चीज़ बता दी, और जो सीट का है जो मैंने आपको ये एक आइडिया दिया है यहाँ पे, इस आइडिया को अगर आप हो सके तो क्या करो, एक कॉपी पेन ले लो। कॉपी में बेसिकली ये लिख लो कि अगर ये सीट मुझे नहीं मिली इस ब्रांच में तो मैं नेक्स्ट ब्रांच कौन सी प्रेफर करूँगा, अगर वो नहीं मिली तो नेक्स्ट ब्रांच में कैसे प्रेफर करूँगा। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें थी काउंसलिंग के बारे में। अब लास्ट एक और चीज़ आती है कि आप कितनी बार अटेंड कर सकते हो। जैसे होता क्या है, क्योंकि सब कैटेगरीज क्या होती हैं, सब कैटेगरीज से क्या चलता है, जैसे आपका काउंसलिंग चलेगा तो सबसे पहले सब कैटेगरीज चलेंगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं डिफेंस आ गया। ठीक है, अब डिफेंस आ गया, जैसे मान लेते हैं कोई बच्चा है, इसने एक फॉर्म फिल किया अपना काउंसलिंग का। ठीक है, इसने क्या किया है, जर्नल में फिल किया है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, इसने जर्नल में फिल किया है, पर जर्नल में इसने सब कैटेगरी अपनी सेलेक्ट करी थी डिफेंस की। ठीक है, और इसने अपने डॉक्यूमेंट्स को भी वेरीफाई करवाया था, जैसे इनको बुलाया गया था उस टाइम पे इन्होंने अपने डॉक्यूमेंट को भी वेरीफाई करवाया था। तो अभी जर्नल में इनकी सब कैटेगरी आ गई डिफेंस। ठीक है, तो सबसे पहले जब बुलाया जाएगा तो सबसे पहले सब कैटेगरीज को बुलाया जाता है कि डिफेंस के बच्चे आ जाओ। जैसे यहाँ पे मैंने आपको काउंसलिंग समझाई, बस वैसे ही होगा, आपसे डॉक्यूमेंट ले लिए जाएंगे, एक सेट पहले बनाया जाएगा डिफेंस का। इसमें वही होगा, आपका काउंसलिंग का फॉर्म आ गया, इसके साथ आपका 10th का, 12th का, इसके अलावा जो आपके डिप्लोमा के जितने भी आपकी मार्कशीट्स हैं, ओके, प्रोविज़नल आपका आ गया, इसके अलावा करेक्टर सर्टिफिकेट आ गया, आपका डोमिसाइल आ गया। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें आपकी वहाँ पे कोलैब करके लगाई जाएंगी। और जो क्योंकि यहाँ पे सब कैटेगरी डिफेंस है तो आपको यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, आपका जो डिफेंस का सर्टिफिकेट होता है। अब डिफेंस के सर्टिफिकेट के साथ आपको क्या लेके जाना है, जितने भी डॉक्यूमेंट हैं सारे आपको ओरिजिनल भी लेकर जाने हैं। ठीक है, याद रखना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड। तो ये ओरिजिनल भी आपको डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं वहाँ पे। ठीक है, तो एक सेट बन, एक पूरा पूरा ऐसे ही एक कोलैब होके सेट बन जाएगा। ठीक है, तो जैसे ये डिफेंस के बच्चे होंगे तो डिफेंस का बच्चा क्या करेगा, सबसे पहले डिफेंस में कम्पीट करेगा। ठीक है, प्रोसीजर तो सेम ही रहेगा। डिफेंस का बच्चा यहाँ जाएगा, सबसे पहले डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाएगा, फिर अपनी सीट लेगा, फिर मेंबर सेक्रेटरी उसको वेरीफाई करेंगे, फिर लास्ट में उनकी पेमेंट होगी। पेमेंट होने के बाद वो वैसे ही बैठेगा और एक तरीके से बाद में उसको वो लेटर दे दिया जाएगा। ठीक है, अब मान लेते हैं डिफेंस ख़त्म हो गया, पर जो ये बच्चा था, क्योंकि देखो इसने जनरल में भरा है, पहले सब कैटेगरी डिफेंस, अब डिफेंस सारी ख़त्म होगी, अब बारी आ गई जनरल की। अब बच्चे ये पूछते हैं कि सर हम जनरल में कम्पीट कर सकते हैं, तो हाँ आप कर सकते हो, क्योंकि आपने सब कैटेगरी डिफेंस भरी थी, पर आपकी मेन कैटेगरी क्या है, आपकी जनरल है। क्योंकि जनरल में सारे बच्चे आते हैं, चाहे वो SC से हैं, ST से हैं। ठीक है, जनरल का मतलब ये होता है कि इसमें सारे बच्चे इंक्लूड होते हैं, इसमें कोई कैटेगरी नहीं होती है। ठीक है, चाहे वो जनरल में SC का बच्चा है, चाहे OBC का बच्चा है, चाहे वो ST का बच्चा है, सारे कम्पीट कर सकते हैं। मतलब जनरल में होता क्या है, मेरिट के बिहाफ पे सीट्स मिलती है।
ओके। तो जो बच्चा पहले इसने डिफेंस में लिया था वो नेक्स्ट टाइम ऐसे ही इनको नेक्स्ट टाइम जनरल के बारे में भी क्या करेगा, फॉर्म फिल करेगा। फॉर्म में वही अपने 10th 12th करेक्टर डोमासाइल डिफेंस, मतलब डिफेंस का नहीं लगाएगा यहाँ पे, 10th 12th डिप्लोमा के जितने DMCs हैं, प्रोविजनल करेक्टर सर्टिफिकेट, डोमेसाइल, ये सारी की सारी चीज़ें लगाएगा और इनको सबमिट करेगा। ठीक है, जैसे उसने डिफेंस के बारे में पूरा का पूरा काउंसलिंग अटेंड करी थी, वैसे ही मेन की टाइम पे भी सेम टू सेम ऐसे ही काउंसलिंग वो अटेंड करेगा। ठीक है, सेम मतलब प्रोसीजर सेम ही रहेगा। मतलब पहले सब कैटेगरी के लिए वो अलग से राउंड में चलेगा, जैसे उसको ख़त्म हो गया फिर अगर मेन की बारी की तो मेन में भी बच्चा वो पार्टिसिपेट कर सकता है। और पेमेंट याद रखना, क्योंकि आपने पेमेंट अगर 3000 अगर आपने दे दी है तो 3000 सिर्फ वन टाइम पेमेंट होती है। जब आप सब कैटेगरी में जितनी बार फाइट करो, चाहे आप मेन में फ़ाइट करो, ठीक है, 3000 है वो एक बार ही लगेगी। मान लेते हैं कि जिस बच्चे ने डिफेंस में पार्टिसिपेट किया, ठीक है, वो नेक्स्ट टाइम में जो अपने उसकी जो मेन कैटेगरी है जनरल, चाहे जनरल है चाहे OBC है, तो वो उसमें भी पार्टिसिपेट कर सकता है, उसके अलग से 3000 नहीं लगते हैं। बस ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है। तो हो सके तो जितना आप पार्टिसिपेट कर पाओ तो उतना आपका बेटर है, क्योंकि फर्स्ट चॉइस में मान लेते हैं कुछ सीटें नहीं मिलती हैं तो मेन कैटेगरी में आपको वो सीट मिल जाती है। तो पार्टिसिपेट करें और जितना हो सके आपको, मतलब आई होप आपको जितना भी अभी तक मैंने समझाया वो आपको ईजिली क्लैरिफाई हो गया कि कैसे कैसे सारा प्रोसीजर चलता है, कैसे काउंसलिंग होती है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है ना। और आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट है वो आपको ओरिजिनल लेके जाने हैं। तो ये सारी कुछ बेसिक चीज़ें हैं। इसके अलावा कुछ आपको और डाउट आता है एक्सटर्नल, वो आपने मुझे पूछ लेना नीचे कमेंट करके। ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट फॉर योर काउंसलिंग